टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्लास 12 की इकाई नंबर 5 को स्टार्ट किया था और हमने स्टडी किया था कि इस पारिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, पारिस्थितिकी संगठन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके प्रीवियस क्लास को अगर आपने ना देखा हो तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि ये मेरा न्यू ये चैनल है, तो स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो क्वालिटीज़ या फिर वॉइस प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताया करिए, ठीक है। और इसमें क्या और कमी है, इन सारी चीज़ों को बताएंगे तो मुझे और थोड़ा वो होगा, आइडिया होगा और मैं थोड़ा इस इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टडी किया था पारिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, पारिस्थितिकी संगठन क्या है, समष्टि किसे कहते हैं, व्यष्टि किसे कहते हैं, समुदाय क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए ये इस लेसन का ये पार्ट 2 है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए तो देखा जाए तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं। पर्यावरण के कारक या घटक दो होते हैं, एक होता है भौतिक या अजैविक कारक, दूसरा होता है जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं पर्यावरण के कारक या घटक क्या होते हैं। पर्यावरण के कारक या घटक वह कारक होते हैं जो पौधों को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक जो पौधों को प्रभावित करते हैं, ऐसे कारकों को हम पर्यावरणीय कारक या पर्यावरण घटक के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं, पहला है आपका जैविक और पहला आपका है भौतिक या अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स, और दूसरा है आपका जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो आइए इस क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे सबसे पहला घटक यानी कि अजैविक घटक या फिर भौतिक घटक को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भौतिक घटक को यानी कि अजैविक कारक को या फिजिकल फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो स्पेशली दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष कारक यानी कि डायरेक्ट फैक्टर और दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष कारक यानी कि इनडायरेक्ट फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्यक्ष पर्यावरण के प्रत्यक्ष कारक क्या होते हैं, पर्यावरण के ऐसे कारक जो पौधों को सीधा प्रभावित करते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष कारक कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कारक क्या होते हैं, पर्यावरण के ऐसे कारक जो पौधों को किसी दूसरे कारकों के माध्यम से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण के ऐसे कारक को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कारक या इनडायरेक्ट फैक्टर्स कहते हैं। जो पौधों को सीधा प्रभावित करे प्रत्यक्ष कारक, और जो पौधों को प्रभावित करे लेकिन दूसरे कारकों के माध्यम से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कारक ये और अप्रत्यक्ष कारक जो होते हैं ये होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कारक के अंतर्गत आपका आता है जलवायु कारक यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स आता है। जलवायु कारक जैसे प्रकाश हो गया, यहाँ पे जो हमको स्टूडेंट्स प्रकाश से स्टडी करना है वो सूर्य के प्रकाश के लाइट के बारे में स्टडी करना है। वर्षा हो गया, ताप हो गया, टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेज हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कारक होते हैं हमारे जलवायु कारक के अंतर्गत आते हैं, जो क्या है प्रत्यक्ष कारक होता है। ठीक है, स्थलाकृत कारक क्या है इसके अंतर्गत, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, ढलान की सीमा। और मृदी कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है, खनिज पदार्थ, मृदा वायु, मृदा जल, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमरस। ठीक है, और लास्ट है जीवीय कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें विभिन्न पौधों के बीच संबंध, पादप और जंतुओं के बीच संबंध आता है। तो अर्थात अप्रत्यक्ष कारक के अंतर्गत हमारे तीन कारक आते हैं, स्थलाकृत, मृदी कारक और जीवी कारक। ये जो होते हैं पर्यावरण के अप्रत्यक्ष कारक हैं यानी इनडायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं। और जबकि पर्यावरण के प्रत्यक्ष कारक कौन है, प्रत्यक्ष घटक कौन है, यानी कि जलवायु कारक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम स्टडी करेंगे अजैविक कारक में सबसे पहले जलवायु कारक प्रकाश के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसके आगे हम स्टडी करते हैं जलवायु कारक में सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से पादपों को इफेक्ट करता है, अर्थात यह जलवायु कारक पौधों को किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के अगर बारे में हम स्टडी करें तो स्टूडेंट्स जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं अपना ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो अर्थात देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आती हैं पौधे की पत्तियों पर पड़ता है और पौधे की पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन ग्लूकोज या मंड बनाते हैं। ठीक है, तो अर्थात देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जितनी भी टोटल आती हैं तो केवल उसमें से 83% जो होता है पत्तियों के द्वारा, पौधों की पत्तियों के द्वारा अवशोषित होता है यानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है,
है ना। तो एब्जॉर्बेबल जो होता है, एब्जॉर्बेबल जो लाइट होता है सूर्य का प्रकाश पत्तियों द्वारा कितना होता है 83%। इन 83% में से जो होता है केवल 12% जो होता है यह रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें से केवल और 5% जो होता है यह परावर्तित यानी ट्रांसमिटेड हो जाता है, यानी चला जाता है, ठीक है। और जो 83% जो होता है पत्तियों के द्वारा अवशोषित होता है, इसमें से केवल 4% जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के काम में आता है, ठीक है। और बचा हुआ जितने भी 79 होते हैं, 79 परसेंटाइल जो होता है वह वातावरण में ऊष्मा के रूप में वितरण या खर्च हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 83% जो होता है सूर्य के प्रकाश की किरणों को पत्तियां अवशोषित करती हैं, लेकिन इसमें से 4% केवल क्या होता है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज़ कर पाते हैं। 79 परसेंटाइल जो होता है यह वातावरण में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार से तो हमने यहाँ दे रखा है जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है वह पृथ्वी पर जैसे पड़ता है, अर्थात पौधे इसका उपयोग करते हैं। 83% जो होता है पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है। 83% में से जो 12% जो 83% में से जो 4% होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आता है। 79% जो होता है ऊष्मा के रूप में वातावरण में इन्वायरमेंट में खर्च हो जाता है। 12% जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, पत्तियों से रिफ्लेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। और 5% जो होता है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अर्थात अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारी किरणें हैं, वो सारी जो किरणें हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कुछ ही प्रकाश किरण जो होता है हमारे लिए उपयोगी होता है। ऐसे प्रकाश किरणें जिसमें विभिन्न प्रकार की हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है, उस प्रकाश किरण को हम दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में विभिन्न प्रकार की किरणें हैं, लेकिन उन किरणों में से देखा जाए तो केवल विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश जो होता है हम लोग के लिए कारगर है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने और विभिन्न प्रकार की पदार्थों को देखने में ये हेल्पफुल होता है। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो विभिन्न प्रकार की जैसे किरणें हैं, तो विभिन्न प्रकार की किरणों में देखा जाए तो सबसे पहले जैसे गामा किरण जो होती है सबसे रिस्कफुल होती है, सबसे हार्मफुल हमारी किरणें हैं। ऐसी प्रकाश किरण जिसका तरंगदैर्घ्य 0.01 से कम होता है, ऐसे प्रकाश किरण जिसका तरंगदैर्घ्य कितना हो, जिसका वेवलेंथ कितना हो 0.01 से कम होता है, उसे हम बोलते हैं गामा रेज, ठीक है। ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। एक्स किरण किसे कहते हैं, 0.01 से लेकर के 1 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश किरणों को हम बोलते हैं एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर हमारे संपर्क में, अगर इसके संपर्क हम ज़्यादा आते हैं तो हमें बोन कैंसर, स्किन कैंसर आदि हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा क्या नाम एक्सरेज नहीं करवाना या फिर एक्सरे किरणों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अर्थात ज़्यादा एक्सरे जैसे बोन फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि सर एक्सरे बोन फ्रैक्चर होने पे एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप ज़्यादा बार अगर एक्सरेज करवाते हो, जैसे 100, 150, 200 बार अगर करवाते हो या फिर उसके संपर्क में ज़्यादा आते हो तो आपको बोन कैंसर से ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी एक्सरेज किसे कहते हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य का मान 0.1 से 1 नैनोमीटर तक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज कहते हैं। विजिबल लाइट या फिर हम अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज क्या होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य का मान 1 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर तक, हमने नीचे लिख रखा है 1 नैनोमीटर से लेकर कितना हो 390 नैनोमीटर तक होता है तरंगदैर्घ्य, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। विजिबल लाइट क्या होता है, ऐसी प्रकाश किरणें, अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया, ऐसे प्रकाश किरणें जिसका तरंगदैर्घ्य का मान 390 नैनोमीटर से 690 नैनोमीटर तक होता है, ऐसी प्रकाश किरणों को हम कहते हैं विजिबल लाइट, या हम कहते हैं हिंदी में दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं हम, दृश्य प्रकाश कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, विजिबल लाइट कहते हैं। और ये प्रकाश किरणें जो होती हैं हमारे लिए या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं होती। इसी प्रकाश किरण में हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और सूर्य के प्रकाश में यही जो किरणें होती हैं इसमें 7 रंगों का समूह होता है। इस विजिबल लाइट में 7 रंगों का समूह होता है। 7 रंगों के समूह को हम याद करते हैं हिंदी में बैनी या पिनाला के नाम से, या फिर इंग्लिश में विबग्योर के नाम से जानते हैं, याद करते हैं, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। देखा जाए तो ये क्या है, वायलट है, राइट। आई का मतलब क्या है, इंडिगो, ठीक है। बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, यहाँ पे वाई का अर्थ है येलो, और आर का मतलब है रेड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये दृश्य प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में अर्थात 7 रंगों का समूह होता है, ठीक है।
जिसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं अंग्रेजी के इस अल्फ़ाबेटिक वर्ड से। V का मतलब है वायलेट, I का मतलब है इंडिगो, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, और Y का मतलब है येलो, और O का मतलब है ऑरेंज, और R का मतलब है रेड। ठीक है, इन 7 रंगों के समूह को देखा जाए तो हम कैसे देख सकते हैं दृश्य प्रकाश में। जब किसी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को हम गुजारते हैं, जब सूर्य के प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसमें 7 रंगों का समूह ये दिखाई देता है। ठीक है, 7 रंगों का समूह दिखाई देता है। इन्हीं 7 रंगों के समूह को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब सूर्य के प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये क्या है? प्रिज्म है, कांच का एक होता है प्रिज्म, है ना। तो जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो इन 7 रंगों का समूह हमें दिखाई देता है। इन्हीं 7 रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से, तो अर्थात विजिबल लाइट क्या होता है हमने बता दिया आपको। 390 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर से लेकर के 690 नैनोमीटर तक के प्रकाश किरण को या तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों को हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कहते हैं, जिसमें 7 रंगों का समूह दिखाई देता है। इसमें आप देख रहे हो, और इसमें जो तरंगदैर्घ्य का मान है कितना हमने यहाँ पे दे रखा है? 390 से 690। ठीक है, तो सबसे कम किस में होता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य? 690 वायलेट का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। और दृश्य प्रकाश में जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर देखा जाए तो पौधे इन 7 रंगों के समूह में सबसे अधिक ब्लू और रेड, ये 2 प्रकाश किरणों में पौधे सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पौधों के लिए कौन से प्रकाश रंग, किस प्रकाश रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो रेड और ब्लू में सबसे यह अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये इनके लिए फेवरेबल कलर होता है इस 7 रंगों के समूह में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। और इंफ्रारेड रेस क्या होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य 690 से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होता है, उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड कहते हैं। ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। और रेडियो वेव 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 मिलीमीटर तक का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो वेव कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के टेलीविज़न, 4G 5G जो आप ये सब फ़ोन, जितने भी डिजिटल सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे जो चलते हैं वो किस रेस की वजह से चलते हैं? रेडियो वेव के वजह से चलते हैं। ठीक है, तो ये अर्थात हम समझ सकते हैं कि 390 नैनोमीटर से कम और 690 नैनोमीटर से ज़्यादा कि दृश्य जो भी प्रकाश किरणें हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। अर्थात जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल कौन सी प्रकाश किरणें नहीं होती हैं? 390 से लेकर के 690 नैनोमीटर तक के प्रकाश किरणें हमारे लिए जीव जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये अध्ययन कर लिया। अगर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश जो होते हैं वो तरंगों के रूप में चलते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है, दृश्य प्रकाश जो हम बोल रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश कैसे चलते हैं? तरंगों के रूप में चलते हैं, वेव के फॉर्म में चलते हैं। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की किरणों का अध्ययन सबसे पहले देखा गया, एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर सूर्य के प्रकाश के किरणों का वर्णन किया और बताया कि सूर्य का जो प्रकाश होता है तरंगों के रूप में गति करता है, अर्थात पृथ्वी तक तरंगों के रूप में वह पहुंचता है। उन्होंने बताया कि जो तरंग होता है इस प्रकार से तरंग है ना, इस प्रकार से तरंग चलता है। अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 2 तरंगों, ये शिखर है, ये तरंग है, तो ये एक तरंग है, ये तरंग है, एक ये तरंग हो गया। तो उन्होंने बताया कि 2 तरंगों के शिखरों के बीच की दूरी, एक तरंग ये हो गया, एक तरंग ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। तो याद रखिएगा, 2 तरंगों के शिखरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या फिर कहते हैं वेवलेंथ, है ना। क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ कहते हैं। तो याद रखिएगा वेवलेंथ को हम लैम्डा से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अपोजिट वाई आप लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो उन्होंने क्या बताया कि 2 तरंगों, जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है तरंगों के रूप में चलता है, 2 तरंगों के शिखरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, 2 तरंगों के बीच की दूरी जितनी कम रहती है उसमें ऊर्जा उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमने अध्ययन कर लिया कि सूर्य के प्रकाश क्या है। सूर्य के प्रकाश की किरणों का एक्सप्लेनेशन किसने किया? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। किस सिद्धांत के अनुसार? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पे। दृश्य प्रकाश क्या होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य 390 नैनोमीटर से 690 नैनोमीटर तक होता है। ये हमारे लिए जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल नहीं होता, उपयोगी होता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं में इसी प्रकाश में हमें दिखते हैं, जिसमें 7 रंगों का समूह होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, यानी कि वायलेट कलर का। ठीक है, सूटेबल कलर क्या होता है पौधों के लिए? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस कलर में करते हैं पौधे? तो ब्लू और रेड कलर में करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसके आगे का स्टडी हम इसके आगे करते हैं। ये हम देखेंगे कि जो प्रकाश होता है पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। पौधों पर अगर देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश जो होता है उसके पुष्पन पे प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश पौधों के पुष्पन पर प्रभाव डालता है। पौधों के पुष्पन पे सूर्य की प्रकाश की अवधि का प्रभाव जो कहलाता है वो दीप्तिकालिता है, फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है। तो आप बताएंगे कि पौधों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। उसके आगे हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, और हम स्टडी करेंगे सूर्य के प्रकाश का पादपों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने हेडिंग लगा रखा है पादपों पर प्रकाश का प्रभाव। ठीक है, तो पादपों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव पड़ता है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है तो सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक होता है। अगर सूर्य का प्रकाश किरणें अगर नहीं है पृथ्वी पर, अगर पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। दीप्तिकालिता यानी फोटोपेरियोडिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है, तो पौधों की आकार की, कार्य की आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव जो होता है उसे हम कहते हैं दीप्तिकालिता। फिर से रिपीट करें स्टूडेंट्स, पौधों की आकार की, कार्य की आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव जो कहलाता है वो दीप्तिकालिता कहलाता है। ठीक है, पौधों की आकार की, कार्य की आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव दीप्तिकालिता कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रकाश की अवधि के आधार पे पौधे निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला हमारा शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, तो यानी पुष्पन होने के लिए प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल जैसे धतूरा, ठीक है, सैल्विया, ठीक है स्टूडेंट्स, इत्यादि, है ना। इस प्रकार से सोयाबीन, क्लियर, ये सारे कैसे पौधे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, यानी इनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है लॉन्ग डे प्लांट्स, है ना। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मूली हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, मूली हो गया, पालक हो गया, है ना। ऐसे पौधे जो होते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं ना। मूली, है ना, पालक आदि जो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। इनको कैसे प्रकाश की आवश्यकता होती है, अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है ना, अधिक प्रकाश अवधि। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन के लिए पहले कम, है ना, पहले कम, देखो पहले शॉर्ट है ना तो आप याद कर सकते हो, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन के लिए पहले कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उसके बाद अधिक प्रकाश की अवधि की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो गेहूँ, है ना, तो गेहूँ जो है वो हमारा शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन के लिए पहले अधिक और फिर बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है ब्रायोफिल्लम, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रायोफिल्लम। इसके बाद है डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिसके पुष्पन पर सूर्य के प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे मिर्च, ठीक है स्टूडेंट्स, टमाटर आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे पौधे जो होते हैं जिनके ऐसे पौधों पर सूर्य के प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि जलवायु कारक को हमने स्टडी किया, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं कि पर्यावरण के अजैविक घटक के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने आज की क्लास में जलवायु घटक में प्रकाश के बारे में स्टडी किया।
प्रकाश क्या होता है? अगर देखा जाए किरणें विभिन्न प्रकार की हमारे वातावरण में हैं, होती हैं, विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, है ना। विभिन्न प्रकार की किरणें हमारे लिए कौन सी सूटेबल होती हैं? विजिबल लाइट, ठीक है, दृश्य प्रकाश, जिसमें 7 रंगों का समूह होता है, स्पेक्ट्रम, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाले लेक्चर वीडियो में इसके आगे का हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो, या फिर जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो उसको आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।